दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 8। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है। ऑप्शन है आपके क्षिप्त आवेग, प्रत्याशित उत्तेजना, होमोफिली का मुद्दा या परिस्थिति विस्थापना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रत्याशित उत्तेजना। दोस्तों देखिए प्रत्येक संप्रेषक को प्रत्याशित उत्तेजना या एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट का अनुभव होता है। जब संप्रेषक कोई सूचना प्रदान करता है तो आकस्मिक तथा अग्रिम रूप से उसके मस्तिष्क में एक चित्र उभर कर सामने आता है। वहीं जब संप्रेषक पूर्वाग्रहों से प्रभावित होता है तो भी प्रत्याशित या अग्रिम उत्तेजना प्रभावित होती है, और इसलिए संप्रेषण में व्यक्तिगत विचारों और पूर्वाग्रहों का स्थान नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन है यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है, यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है, यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है, या इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। तो दोस्तों सहभागी अनुसंधान के संबंध में ये गलत कथन है ऑप्शन डी कि इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। दोस्तों सहभागी अनुसंधान या पार्टिसिपेटरी रिसर्च का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन नहीं है। सहभागी अनुसंधान में एक मानव शास्त्री को लोगों के बीच जाकर सामाजिक सदस्य के रूप में रहना पड़ता है, जिसका कि वो अध्ययन करना चाहता है, और इसके लिए वो संबंधों की स्थापना करता है, अध्ययन समूह के बीच जाकर निवास स्थान की खोज करता है, अपने उद्देश्यों से लोगों को परिचित करवाता है, और जब एक अजनबी के रूप में उसके बारे में प्रचलित जो भ्रांतियां हैं दूर हो जाती हैं, तब वह अनुसंधानकर्ता और अध्ययन समूह के सदस्यों के बीच सहभागिता मूलक संबंध स्थापित करता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों सहभागी अनुसंधान जो है पूर्ण सहभागी अनुसंधान, अर्ध सहभागी अनुसंधान और असहभागी अनुसंधान के रूप में होता है, और ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है, लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है, जांच की सामूहिक प्रक्रिया है। ये सब सही है, लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल जो एक समाकलित कोट निर्धारण स्केल होता है कहलाता है। तो सही उत्तर है लिकर्ट स्केल। दोस्तों सर्वाधिक आसान अभिवृत्ति स्केल जो एक समाकलित कोट निर्धारण स्केल होती है, लिकर्ट स्केल कहलाता है, और इस योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन लिकर्ट ने 1932 में किया था। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिकर्ट स्केल सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल है जो एक समाकलित कोट निर्धारण का स्केल होता है। अगला प्रश्न है, शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान और तार्किक औचित्य स्थानोपरांत अगला चरण क्या है। ऑप्शन है सर्वेक्षण करना, परिकल्पना निर्माण, सामूहिक चर्चा पर बल देना, या किसी अनुसंधान में प्रयोग करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिकल्पना निर्माण। दोस्तों शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान और तार्किक औचित्य स्थानोपरांत अगला चरण परिकल्पना निर्माण होता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिकल्पना शब्द सामान्य से कम स्थापित या प्रमाणित प्रस्ताव, कथन या प्रतिलिपि से है, और परिकल्पना सुझाया गया तात्कालिक कथन होता है जो पुष्टि होने पर सिद्धांत के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की स्पीड किस में मापी जाती है। तो सही उत्तर है जीबीपीएस। देखिए दोस्तों इंटरनेट की स्पीड एमबीपीएस या जीबीपीएस में मापी जाती है। जीबीपीएस का अर्थ होता है गीगाबाइट प्रति सेकेंड, और एमबीपीएस का अर्थ होता है मेगाबाइट प्रति सेकेंड। तो सही उत्तर है जो है इंटरनेट की स्पीड जो है ये एमबीपीएस और जीबीपीएस में मापी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से निम्नतम से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी की सही सूची कौन सी है। तो उत्तर है द्वितीयक भंडारण, मुख्य स्मृति और कैशे स्मृति।
तो दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पीड, उच्चतम स्पीड की दृष्टि से, निम्नतम से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी की सही सूची, पहला तो द्वितीयक भंडारण या सेकेंडरी मेमोरी होता है, उसके बाद मुख्य मेमोरी और फिर कैशे स्मृति होता है। तो सही उत्तर द्वितीयक भंडारण, मुख्य स्मृति और कैशे स्मृति, ये निम्नतम से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी की सूची है। अगला प्रश्न है, परिवाणी शब्द GIF का पूरा नाम क्या है? तो सही उत्तर है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। दोस्तों GIF का पूरा नाम ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है और ये एक बिटमैप इमेज फॉर्मेट होता है। इसका विकास स्टीव विल्हाइट के नेतृत्व में 1987 में किया गया था और ये चित्रों के एनिमेशन की सुविधा प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए और नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है आपके बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी और शनि। तो सही उत्तर है घटते क्रम में बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे छोटा शनि, फिर वरुण और पृथ्वी। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 4, 2 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा यानी न्यू मून डे, किसी दिन या पूर्णिमा को। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, और ये स्थिति केवल प्रतिपदा यानी न्यू मून डे या प्रतिपदा को अमावस्या भी कहा जाता है, अमावस्या के दिन होता है। तो अमावस्या के दिन दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सही उत्तर है पुणे में। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुणे के बालेवाड़ी स्थित शिव छत्रपति खेल परिसर में प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिली है और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? ऑप्शन है आपके सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा या बियाफो। तो सही उत्तर है सियाचिन। दोस्तों देखिए विकल्प में दिए गए हिमनदों में सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है 76.76 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर, बाल्टोरा 58 किलोमीटर और चोंगालुंगमा 50 किलोमीटर है। तो सही उत्तर सियाचिन दोस्तों सबसे बड़ा हिमनद है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था और पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में या 2003 केरल में। तो सही उत्तर है चेन्नई में। दोस्तों देखिए जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। इस पुस्तक के राइटर कौन हैं? तो सही उत्तर है वंदना शिवा। दोस्तों प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्त्री वंदना शिवा जो है ये टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखिका हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2000 में हुआ था। वर्ष 2000 में वंदना शिवा द्वारा लिखित पुस्तक टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव का विलय निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो सही उत्तर है दादरा और नगर हवेली। दोस्तों दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय दादरा और नगर हवेली में कर दिया गया है और इस विलय के बाद इनकी नवीन राजधानी दमन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। तो कुल मिलाकर 1833 के एक्ट की ये धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? तो इसमें देखिए दोस्तों सही सुमेलन क्या है? ये है अनुच्छेद 352 आपात स्थिति में घोषणा। आपात स्थिति की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 में दिया गया है। और अनुच्छेद 17 दोस्तों न्याय के समक्ष समानता नहीं बल्कि अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 78 जो है ये राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, और अनुच्छेद 192 जो है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय की बात करता है। तो ये केवल सही ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा की बात कही गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ऑप्शन है आपके विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? तो सही उत्तर है 15 दिसंबर 1954 को आचार्य JB कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम या सामाजिक नियम। तो सही उत्तर है दोस्तों ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है, और सभी देवताओं का संबंध रीत यानी विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था और प्रतिष्ठा स्थापित होती है, और यह विश्व की व्यवस्था का प्राकृतिक नियम है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है दयानंद, राजा राम मोहन राय, गांधी या विवेकानंद। तो सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद व्यवहारिक वेदांत या प्रैक्टिकल वेदांत के प्रतिपादक थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सकें। अगला प्रश्न एक कथन है, यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? तो सही उत्तर ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कथन है, और 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी, और प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारतीय संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार के लिए पेश करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप की कुछ आम आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा था कि संविधान के प्रारूप में भारतीय शासन एक्ट 1935 के अधिकांश प्रावधान को ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया है, और मैं उसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता हूँ। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था कब? ऑप्शन है आपके 1833, 1853, 1858 या 1882। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1853 में। दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी। दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा इसमें यह कहा गया था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी?
दिल्ली, नासिक, पटना या लाहौर में? तो सही उत्तर है पटना में। दोस्तों, मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई और अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां और कार्यप्रणालियां तय की गई थी। तो सही उत्तर है पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना से संबंधित पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया है? तो जनवरी 2015 में। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की उद्घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी और देश की जनसंख्या में लड़कियों के कम अनुपात के दृष्टिगत लोगों को जागरूक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या भोपाल। तो सही उत्तर है नई दिल्ली में। दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1991 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती पोत का नाम क्या है? तो सही उत्तर है आईसीजीएस सक्षम। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक आईसीवी के लिए अपतटीय पोत ओपीवी की भारतीय तटरक्षक जहाज सक्षम के नाम से लॉन्च किया गया है और सक्षम पेट्रोल वेसल 30 mm गन से लैस है जिसका वजन 2350 टन है। इसमें लगभग 70% की स्वदेशी सामग्री है और इन जहाज़ों के पतवार को उच्च ईंधन क्षमता, समुद्री डकैती और आतंकवाद विरोधी अभियानों के साथ आपात स्थितियों को संभालने के लिए त्वरित प्रक्रिया नौकाओं से सुसज्जित किया गया था। तो आईसीजीएस सक्षम ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती पोत का नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2020 में एनएचपीसी द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, जिसके मार्च 2022 तक प्रारंभ होने का अनुमान किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए दिसंबर 2020 में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना जो मार्च 2022 तक प्रारंभ किया जाना है, इसकी क्षमता 2000 मेगावाट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर गेरू के मुख में सुबनसिरी नदी के ऊपर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 14 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 कार्नेगी इंडिया और किस मंत्रालय की मेजबानी में संपन्न हुआ है? तो सही उत्तर है दोस्तों 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 कार्नेगी इंडिया और विदेश मंत्रालय के सह मेजबानी में संपन्न हुआ है। तो ये था 5th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020। इस शिखर का सम्मेलन का मुख्य विषय द जियो पॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सम्मेलन विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा जो है संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने परीक्षाओं या आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रैक्टिस सेट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।